हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल 2016 के पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि टेक्निकल का पेपर है। इसमें टोटल 125 प्रश्न है और समय 2 घंटे का है, जो कि उस समय 2016 में 31/7/2016 को जो पेपर हुआ था उसमें ये निर्धारित था। तो वही पेपर है, तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक देखिए नोट्स लिखा है कि कोई नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि 2016 में नकारात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन अभी 2018 में सिलेबस नहीं आया है, आशा करता हूं कि अभी जल्द ही आ जाएगा। तो उसमें साफ आपको बता दिया जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सभी चीज़ के बारे में डिटेल बता दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक सुधालंबित धरण जिसके संपूर्ण पार्ट पर एक समान वितरित भार लगा है, विस्थापन का मान होगा। तो ये सोम का क्वेश्चन है, इसमें डिफ्लेक्शन का मान पूछ रहा है, जो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर होगा सी 5/384 WL के पावर 4/EI। यही यदि हम इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप का मान हो जाएगा WL क्यू, देखिए ध्यान रखिएगा, WL क्यू अपान 24EI 24EI, यानी WL क्यू अपान 24EI स्लोप का मान होगा, और डिफ्लेक्शन का मान 5/384 WL के पावर अपान EI। यदि हम लोग सिंपली सपोर्टेड के ही पॉइंट लोड की बात करें, मध्य में अगर पॉइंट लोड लग जाए तब क्या होगा, तो देखिए तब हो जाएगा WL स्क्वायर, यही इसमें स्क्वायर आ जाएगा स्लोप में, WL स्क्वायर अपान 16EI और WL क्यू अपान 48EI। यदि हम लोग कैंटिलीवर की बात करें पॉइंट लोड के केस में, तो स्लोप हो जाएगा WL स्क्वायर अपान 2EI और डिफ्लेक्शन का मान हो जाएगा WL क्यू अपान 3EI। ठीक है। यदि हम लोग कैंटिलीवर में यूडीएल की बात करें तो WL क्यू अपान 6EI स्लोप का मान होगा, और WL के पावर 4/8EI इसके डिफ्लेक्शन का मान होगा, जो कि कैंटिलीवर में इसके फ्री एंड पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन का मान पता हो गया होगा। अगर एक केस और बात कर लें, यदि कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और इस पे वायरिंग लोड लगा हुआ है, तो इस प्रकार के लोड लगा हो तो इसके मैक्सिमम स्लोप का मान होगा WL के पावर क्यू अपान 24EI और डिफ्लेक्शन का मान होगा WL के पावर 4/30EI, यानी 30EI। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि दो बल P एवं Q एक दूसरे से थीटा कोण पर लगे हैं, उनका परिणामी बल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा P² + Q² + 2PQ cos थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि लामी प्रमेय का उपयोग किया जाता है केवल एक तलीय बलों हेतु, संगामी बलों हेतु, एक तलीय एवं संगामी बलों हेतु, किसी भी प्रकार के बलों हेतु। देखिए लामी प्रमेय 3 बलों के लिए होता है, और जिस पिंड पर 3 बल लगे हो, ठीक है, वो पिंड साम्यावस्था में होना चाहिए। ठीक है, और ये तीनों बल एक बिंदु से जाना चाहिए, यानी कि संगामी होना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा एक तलीय एवं संगामी बल हेतु। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो स्क्रू जैक की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ए होगा, पिच में वृद्धि करके। पिच में वृद्धि करेंगे तो हमारा आउटपुट का मान होगा ज़्यादा मिलेगा स्क्रू जैक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेम संरचना के स्पेस डायग्राम के लिए आवश्यक है। देखिए फ्रेम, किसी भी फ्रेम संरचना का स्पेस डायग्राम बनाना है तो भार और प्रतिक्रिया दोनों का होना आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि दो बल 120 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं। अगर बड़े बल का मान 50 kg है और परिणामी बल छोटे बल के लंबवत कार्य कर रहा है तो छोटा बल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लाइन प्रमेय से आसानी से हल कर सकते हैं कि ये मान लीजिए 120 डिग्री पे दो बल लगे हुए हैं, ये बड़ा बल है और इसका मान दिया है 50 kg। ठीक, 120 डिग्री है, और ये मान लीजिए छोटा बल P है, और इससे इसका परिणामी बल है मान लीजिए R, जो कि 90 डिग्री पे है।
तो हमको पी का मान निकालना है, ठीक है। तो इससे लाइन प्रमेय कैसे अपनाएंगे, तो पी अपान साइन इस कोण का मान कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री और ये 120 डिग्री, ठीक है। तो 360 में से इसको घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा अब बराबर 50 अपान 90 डिग्री साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 30 kg, ठीक है। हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो समान बल जिनका परिणाम P है, ठीक है, थीटा डिग्री कोण पर कार्यरत है तो इनका परिणामी बल होगा। तो इसका आंसर आएगा 2P cos थीटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 8, दो बल क्रमशः 3 kg एवं 4 kg का एक बिंदु पर परस्पर समकोण पर कार्य कर रहे हैं तो इनका परिणामी बल होगा, यानी कि जो थीटा का मान है 90 डिग्री है, ठीक है। तो परिणामी बल का बराबर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा का मान 90 डिग्री है, इसलिए जो 2P Q cos थीटा है उसका मान तो 0 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा 5 kg, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार पिंड जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसका गुरुत्व केंद्र आधार से कितने ऊपर होगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.39 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे अर्धवृत्ताकार हो जाएगा। अर्धवृत्ताकार का CG का फार्मूला होता है, वहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। इस बार आप निकाल सकते हैं, तो आएगा 2.39 सेंटीमीटर। एक आइडिया बता दे रहे हैं, चूँकि पूरा हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक लेमिना का जड़त्व आघूर्ण कहलाता है प्रथम क्षेत्रफलाघूर्ण, द्वितीय क्षेत्रफलाघूर्ण, तृतीय क्षेत्रफलाघूर्ण। तो इसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्रफल आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक इस्पात की छड़ का व्यास 2 सेंटीमीटर एवं लंबाई 5 मीटर है। इस छड़ पर एक टन अक्षीय भार 3000 kg लगाया जा रहा है। यदि ई का मान जो यंग्स मॉडुलस है 2.1 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तब छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी। देखिए, छड़ की लंबाई में वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम लोग आसानी से PL अपान A से निकाल सकते हैं। देखिए, L का मान दिया ही है, P का मान दिया ही है, E का मान दिया है, A का मान π/4 d स्क्वायर डाया दिया है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं कि हमको सभी यूनिट एक ही यूनिट में रखा होना चाहिए, सभी माप एक ही यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी काट का नमन आघूर्ण अधिकतम होता है जहाँ कर्तन बल। तो देखिए, किसी भी काट पे यदि हमको बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम होना है तो कहाँ पे होता है, जहाँ पे चिन्ह परिवर्तित करता है। जैसे देखिए, शियर फोर्स, ये मान लीजिए शियर फोर्स डायग्राम है, तो ये जहाँ पे चिन्ह बदलेगा वहीं पे बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट के मान, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक समान सामर्थ्य की धरन जिसकी गहराई निश्चित है, इसकी चौड़ाई किस अनुपात में परिवर्तित होगी। तो ये होगा नमन आघूर्ण M के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 14, समान गहराई की गोलाकार प्लेट एवं वर्गाकार प्लेट के जड़त्व आघूर्ण का अनुपात होगा। तो देखिए, गोलाकार प्लेट है तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, πd⁴ अपान 64, और यहाँ पे हो जाएगा d⁴ अपान 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 अपान d⁴। तो यहाँ से d⁴ से कट गया, ये हो जाएगा 4 3 12 16, यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग होगा, और इसका मान पाई का मान हो जाएगा 3.14, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, 1 से कम। इसको हल करेंगे तो 1 से कम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, एक कैंटिलीवर धरन में स्वतंत्र सिरे पर आघूर्ण लग रहा है, तो इसका नमन आघूर्ण आरेख होगा। तो देखिए, बोल रहा है कि एक कैंटिलीवर है और इस पे एक मोमेंट लग रहा है, ठीक है। तो मोमेंट लग रहा है तो यहाँ पे M, यानी कि जब हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये M मान का ही होगा।
यहाँ पे भी एम, यहाँ पे भी एम 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 एम, यानी कि यहाँ पे एम रजिस्टिंग मोमेंट लग जाएगा तो एम पूरा एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा बना आकृति, तो आयताकार, तो ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 16, हुक का नियम स्पष्ट करता है कि प्रतिबल एवं विकृति क्या होती है, समानुपाती। देखिए जो प्रतिबल होता है, हुक का नियम स्पष्ट करता है कि प्रतिबल एवं विकृति, तो जो प्रतिबल होता है विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ई एप्सिलॉन। यहाँ पे विकृति है, यंग्स मॉडुलस है, और ये है स्ट्रेस, तो इसका हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 17, एक लंबे ऊर्ध्वाधर खंड पर अक्षीय संपीड़ित भार लग रहा है, इसे कहते हैं, एक ऊर्ध्वाधर खंड है, ठीक है, उस पर अक्षीय संपीड़ित भार लग रहा है, तो इसे कहेंगे हम लोग कॉलम। ठीक है, देखिए स्ट्रेट टाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर बोल रहा है और अक्षीय भार, तो इसीलिए कॉलम होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉलम की प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, तन्यता अनुपात। और तन्यता अनुपात के आधार पर भी कॉलम को 3 भागों में बांटा गया है, एक होता है शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम। देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें बोल रहा है कि किसी कॉलम के मध्यम आकार कहा जाता है यदि इसका तन्यता अनुपात निम्न के मध्य है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 से 120 है तो इसे मध्यम कॉलम बोलेंगे, 32 से कम है तो शॉर्ट कॉलम, और 120 से अधिक है तो लॉन्ग कॉलम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोल रहा है कि एक एल लंबाई का कॉलम जो दोनों सिरों पर बद्ध है उसकी समतुल्य लंबाई होगी। बोल रहा है कि एक कॉलम है और दोनों सिरों पे बद्ध है, तो दोनों सिरों पर बद्ध है तो इसका हो जाएगा 0.5 L, इसका बकलिंग हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 21, एक एल लंबाई का कॉलम जिसका एक सिरा बद्ध है और दूसरा सिरा स्वतंत्र है। देखिए एक सिरा बद्ध है और एक सिरा फ्री है, तो इसका क्या हो जाएगा 2L, ये L हो जाएगा और ये हो जाएगा 2L, इसका जो प्रभावी लंबाई हो जाएगा 2L। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाला कॉलम जिसकी भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 300 सेंटीमीटर, इसकी तन्यता अनुपात होगी। तो तन्यता अनुपात क्या होता है, लैम्डा बराबर एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 300 अपान, इसको 2.5 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसी में से कोई आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वर्गाकार कॉलम जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर एवं लंबाई 500 सेंटीमीटर, इसका तन्यता अनुपात होगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर सी 173.2। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक फ्रेम में n सदस्य तथा j जोड़ों की संख्या है तो फ्रेम रिडंडेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, n बराबर 2j-3 होगा तो हमारा फ्रेम हो जाएगा रिडंडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 बोल रहा है कि एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट खंड में प्रबलन इस्पात वहन करता है, तो जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है वो क्या वहन करता है, तो वो करता है त्वरण प्रतिबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि 43 ग्रेड के ओपीसी सीमेंट का न्यूनतम संपीड़न क्षमता होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों आज बस इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 25 से आगे क्वेश्चन करेंगे। 26 तक का आज क्वेश्चन किए तो 26 के आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।